Today we will be talking about organizational behavior and we will start with introduction of organizational behavior. तो बात करने शुरू करें उससे पहले मैं आपकी अपनी स्लाइड्स ओपन कर लेती हूँ जिससे आपको भी समझ में आए कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जब हम टर्म बोलते हैं तो समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहते हैं। क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करने के या कुछ और। तो अगर सिंपल सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन ये स्टडी है। ये स्टडी करना कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे बिहेव करते हैं और उनका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक 3 चीजें होती ही हैं। फर्स्ट इज पीपल, सेकंड बिहेवियर and third is organization. So when we say people, these are all employees, manager, teams, सभी। हर एम्प्लॉय की अलग पर्सनालिटी होती है, उसकी अलग स्किल्स होती हैं और थिंकिंग भी वो अलग ही लेकर आता है क्योंकि ये सारी चीजें डेवलप होती हैं बचपन से। ऑर्गेनाइजेशन में आकर एकदम ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा। तो पर्सनालिटी, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव, ये सारी चीजें इंडिविजुअल से या पीपल से रिलेट करती हैं। सेकेंड एस्पेक्ट इज बिहेवियर। अब बिहेवियर का मतलब है हाउ पीपल रिएक्ट। लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से काम करते हैं, क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, ये सारी चीजें बिहेवियर में आती हैं। तो अगर पीपल का एग्जाम्पल दें, हर टीम में 2 से ज्यादा लोग होते हैं। तो अगर हम मान लें 2 लोग हैं, लेट अस नेम राहुल एंड नेहा। सो राहुल एंड नेहा वो एक जैसा काम नहीं करेंगे। हो सकता है राहुल को टीम वर्क पसंद हो और नेहा इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करती हो। तो दोनों का बिहेवियर जब वो काम करेंगे तब डिफरेंट शो होगा। ओके, सो दिस इज पीपल एंड वाई नेहा वॉन्ट्स टू वर्क अलोन। हो सकता है कि पास्ट की कुछ ऐसी चीजें हुई हो जहां उसने टीम ने सपोर्ट नहीं किया और इसीलिए वो आज अकेले काम करना पसंद करती है। और हो सकता है राहुल के साथ ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ हो। तो अगर जैसे ऑफिस में बॉस ने एक एम्प्लॉय को अप्रिशिएट किया तो हो सकता है राहुल को मोटिवेट किया तो हो सकता है कि नेहा खुश हो सकता है नेहा को अच्छा ना लगे। डिपेंड करता है कि वो कैसा बिहेव करते हैं। अगर बॉस रूड है तो एम्प्लॉयज डिमोटिवेटेड या एक अटैचमेंट फील ना करें। अगर बॉस अच्छा है तो हो सकता है लोग अटैच फील करें। तो ये सारी चीजें बिहेवियरल एस्पेक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और ऑर्गेनाइजेशन हम सबको पता है, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। या यहां पर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर, रूल्स, सिस्टम जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, अब वो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करेंगे? अगर एक कंपनी में हायरार्की लाइंस, रिपोर्टिंग लाइंस बहुत क्लियर हैं, जैसे मैनेजर, सुपरवाइजर, एम्प्लॉय, और हर किसी को अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली पता है, डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो इस स्ट्रक्चर से एम्प्लॉय को पता होता है कि कब किसको रिपोर्ट करना है, किससे गाइडेंस लेना है, सारी चीजें क्लियर होती हैं। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, अभी क्रिकेट हम सब लोग बहुत देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से अगर रिलेट करें तो प्लेयर्स आर पीपल, प्लेयर्स का एटीट्यूड और टीम वर्क उनका बिहेवियर है, और कैप्टन और कोच ये क्या है? ये सिस्टम है, ये ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन है। अगर प्लेयर्स टैलेंटेड हैं लेकिन टीम वर्क नहीं है तो टीम मैच नहीं जीत पाएगी। और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी बिहेवियर को अगर समझना है, बिहेवियर को अगर प्रॉपरली समझते हैं मैनेजर्स या सीनियर्स, तो वो अपनी टीम का, अपने लोगों का परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। ओबी को पढ़ना समझना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हमें हेल्प करता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में,
टीम वर्क इंप्रूव करने में, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने में। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज एम्प्लॉयज को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय क्रिएटिव होते हैं और प्रोडक्ट्स अच्छे बनते हैं, प्रोडक्टिव बनते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज इक्वल्स टू ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का बिहेवियर समझना और उसे इंप्रूव करना। अगर मैनेजर एम्प्लॉयज का बिहेवियर समझते हैं तो वो बेटर लीडरशिप और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये टर्म, ये चीज, ये आई कहां से, या इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसका बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है स्टीफन रॉबिन्स ने। अब लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन। स्टीफन रॉबिन्स सेड organizational behavior is a field of study that investigates the impact that individual, groups, and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness. उफ, चलिए सिंपल वर्ड्स में इस डेफिनेशन को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक फील्ड ऑफ स्टडी है, सिंपल, और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन्वेस्टिगेट करता है कि इंडिविजुअल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करते हैं। अब ये स्टडी करने के बाद ये इस नॉलेज को, जो भी ये सारे ऑब्जर्वेशन से या समझ के जो भी नॉलेज मिला है, उसको यूज करके ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंप्रूव की जा सकती है। सिंपल अगर हम कहें तो इस डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला कहता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज इन्वेस्टिगेटिव स्टडी। इसका मतलब है रिसर्च और एनालिसिस करना। रिसर्च कैसे? मैनेजर्स ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं कि एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा है और किस सिचुएशन में चेंज हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन वो चीज ये स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल कि अगर मैनेजर नोटिस करता है कि एम्प्लॉयज मंडे को थोड़े लेजी होते हैं, मंडे ब्लूज, तो अगर मंडे को वो लेजी होते हैं और फ्राइडे को ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो वो समझ सकता है कि वर्कलोड और मोटिवेशन का रिलेशन है। कंपनीज सर्वे और फीडबैक इस्तेमाल करती हैं एम्प्लॉयज को बिहेवियर को समझने के लिए। अब ये सर्वे और फीडबैक अलग अलग फॉर्म में कलेक्ट किए जा सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे से हम ये पता कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज हैप्पी हैं या नहीं, उनका वर्कलोड मैनेजेबल है या नहीं, मैनेजमेंट के बारे में वो क्या सोचते हैं कि मैनेजमेंट सपोर्टिव है या नहीं है। तो इस तरह के छोटे छोटे रिसर्च से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजों को, बिहेवियर को। दूसरा, स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह का स्ट्रक्चर है वो भी बिहेवियर को इफेक्ट करता है। अब स्ट्रक्चर का मतलब अगर हम यहां समझें तो ये है हायरार्की, रोल्स और रिपोर्टिंग सिस्टम। हायरार्की एक जनरल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, किसके अंडर में कितने लोग काम करेंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, रोल्स क्या प्ले करने हैं, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर में आती हैं। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रिक्ट हायरार्की है तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने डिसीजन ले लिया और हमारे ऊपर क्वेश्चन आ जाए। लेकिन अगर कल्चर ओपन है, लोगों को अथॉरिटीज मिली हुई है, तो एम्प्लॉयज अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी, अपने सजेशंस को फ्रीली शेयर कर सकते हैं। जैसे स्टार्टअप्स में होता है कि कंपनीज में फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा हायरार्कीज नहीं होती हैं, इसलिए एम्प्लॉयज इजिली सीईओ से भी बात कर सकते हैं और अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, रिलायंस या टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन की, क्या सीईओ तक पहुंचना इतना आसान होता है? रीजन, हायरार्कीज बहुत स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है अप्लाइड नॉलेज। तो अप्लाइड नॉलेज क्या का मतलब क्या है कि जो थ्योरी को प्रैक्टिकल में यूज में लेकर आना।
जैसे हमने इन्वेस्टिगेटिव स्टडी कर ली, उसके रिसर्च से हमें कुछ चीजें समझ में आई और वो हमने किताब में बंद करके रख दी। नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये नहीं है। जो भी हमने रिसर्च स्टडी से चीजें समझी हैं उसको प्रैक्टिकली यूज करना ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे डिसीजन मेकिंग में या एक्टिविटीज में। जैसे कि अगर रिसर्च से ये पता चले कि एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करो अगर आप, तो वो मोटिवेट होते हैं। तो मैनेजर क्या कर सकता है कि छोटे छोटे रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकता है। रिवॉर्ड सिस्टम कैसे? कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा कोई प्राइज दिया जाए। एक आपने देखा होगा अक्सर मैकडोनल्ड्स या ऐसी जगह पे आप जाते हो तो एक लीडर बोर्ड बना होता है और उसपे स्टार्स लगे होते हैं। वो एक अप्रिशिएट करने का तरीका है। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड दे दिया, या परफॉर्मेंस बोनस दे दिया, या मीटिंग में पब्लिकली अप्रिशिएट कर दिया। तो इससे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करते हैं और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल सर ये ऑब्जर्व करते हैं कि स्टूडेंट्स बोरिंग लेक्चर्स में या थोड़े वैसे लेक्चर्स हैं जहां इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेते, तो वो क्या करेंगे, वो टीचर्स को नए नए आइडिया सजेस्ट करेंगे क्लास को इंटरेक्टिव बनाने का। रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज करो, इंटरेक्शन बढ़ाओ। इससे क्या होगा, स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा एंगेज होंगे। और यही कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी अप्लाई होता है कि समझे एम्प्लॉयज का बिहेवियर, क्या रिएक्शन अलग अलग सिचुएशन में क्या है, उस चीज को स्टडी करें और उस नॉलेज का इस्तेमाल करें ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। तो अगर अब हम स्टीफन रॉबिन्स जी की डेफिनेशन का सिंपल मीनिंग देखें तो ये कह सकते हैं हम कि एम्प्लॉयज और टीम का बिहेवियर समझकर ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाना। जब मैनेजर्स बिहेवियर समझते हैं तो वो बेटर लीडरशिप, बेटर टीम वर्क और बेटर प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें की एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, तो ओबी एग्जामिन करता है बिहेवियर को चार अलग अलग इंटरकनेक्टेड डायमेंशन से। अब ये इंटरकनेक्टेड डायमेंशंस जब हम बोल रहे हैं तो ये कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल फोकस, ग्रुप डायनामिक्स, स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट और नॉलेज एप्लीकेशन। एक एक करके समझ लेते हैं इनको, ये एक्चुअली है क्या। तो इंडिविजुअल फोकस का मतलब है इंडिविजुअल एम्प्लॉय का बिहेवियर समझना। हर एम्प्लॉय की पर्सनालिटी अलग है, एटीट्यूड अलग है, किस चीज से मोटिवेट होते हैं, वो सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, इजंट इट। तो जैसे राहुल को रिकॉग्निशन पसंद है, हमने बात की थी शुरुआत में राहुल की, तो राहुल को रिकॉग्निशन पसंद है, तो अगर उसको अप्रिसिएशन मिलता है तो वो और ज्यादा मेहनत से काम करता है। लेकिन वहीं नेहा को स्टेबल एनवायरनमेंट पसंद है, वो बहुत ज्यादा उथल पुथल सहन नहीं कर पाती ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो प्रेशर में काम करना पसंद नहीं करेगी। तो मैनेजर्स को ये राहुल और प्रिया का डिफरेंस समझना होगा, सॉरी, राहुल और नेहा का डिफरेंस समझना होगा और अकॉर्डिंगली उनको काम सौंपे तो वो काम अच्छा होगा। ग्रुप डायनामिक्स का मतलब है टीम बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर काम टीम्स में ही होता है। तो टीम वर्क में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। एक दूसरे से बातचीत करते रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें, और अगर कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें। अब एक प्रोजेक्ट टीम में मान लीजिए 5 मेंबर हैं। अगर सब मेंबर कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं तो प्रोजेक्ट फास्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वहीं अगर कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो गई, कोऑपरेशन नहीं है, लड़ाई झगड़े किसी तरह के हो गए, तो क्या होगा? प्रोजेक्ट डिले होगा। फिर बात करें स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट की। स्ट्रक्चर हमने पहले भी डिफाइन किया कि ये डिजाइन और हायरार्की की बात करता है। स्ट्रक्चर से डिसाइड होता है कि अथॉरिटी किसके पास है, डिसीजन कौन लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी क्या है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। तो एक कंपनी में
हो सकता है एम्प्लॉयज डायरेक्टली मैनेजर को रिपोर्ट करते हों, और वहीं दूसरी कंपनी में एम्प्लॉय जाएंगे सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर जाएगा टीम लीडर के पास, टीम लीडर फिर जाएगा मैनेजर के पास। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय का बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। नॉलेज एप्लीकेशन, तो नॉलेज एप्लीकेशन वो भी नॉलेज को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करता है। जो भी रिसर्च से नॉलेज इकट्ठा किया उसको प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने में यूज करता है। जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्लिक्ट हो रहा है तो मैनेजर कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन सबके पास प्रॉपर पहुंचे और किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट ना हो। अगर एम्प्लॉयज डिमोटिवेटेड है तो उनके लिए रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट की अगर बात करें, शेफ बहुत अच्छा है तो वो क्या हुआ, इंडिविजुअल फैक्टर। अब शेफ को कोऑर्डिनेट करना है, बाकी जो उसके अंडर में दूसरे जो असिस्टेंट शेफ हम कह लेते हैं वो काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट करेगा कि चीजें कब क्या किस तरह की बनेंगी। तो वो किचन की टीम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है, ये है ग्रुप फैक्टर। और जो बाहर रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं जो इन सारी चीजों को रूल्स रेगुलेशन के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, तो वो है स्ट्रक्चर फैक्टर। जब इंडिविजुअल, ग्रुप और स्ट्रक्चरल फैक्टर तीनों एक साथ काम करेंगे ढंग से, तभी रेस्टोरेंट सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ये चार एस्पेक्ट हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज को समझने में, टीम्स को मैनेज करने में और ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में। इसीलिए ओबी मैनेजमेंट स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक, यहां तक मुझे लगता है क्लियर होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, अब नेचर अगर हम देखें तो एक ये इंटरडिसिप्लिनरी एक नेचर है। अब इंटरडिसिप्लिनरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अलग अलग फील्ड से नॉलेज उठाता है। ओके, साइकोलॉजी से कुछ एस्पेक्ट ले रहे हैं, सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस और बाकी सब्जेक्ट से भी। जैसे साइकोलॉजी से इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे समझे, सोशियोलॉजी से ये समझ में आता है कि स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सोशियोलॉजी कल्चर कैसे डेवलप होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये एंथ्रोपोलॉजी से समझ में आता है। तो वो भी एक डिसिप्लिन नहीं है, ये बहुत ही रिच और अलग अलग डायमेंशन से बहुत सारे एस्पेक्ट, थ्योरीज, आइडियाज लेकर ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सब्जेक्ट या एक फील्ड ऑफ स्टडी बना है। अब सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट इज सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। क्यों, इसने मोटिवेशन या इंस्पिरेशन तो बाकी सारे सब्जेक्ट से लिया ही है, लेकिन इसकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की अपनी खुद की थ्योरीज हैं, अपनी खुद की रिसर्च है जो इसे एक फील्ड ऑफ स्टडी बनाते हैं। थर्ड पॉइंट अप्लाइड साइंस, मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिसर्च करके एम्प्लॉयज और चीजों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करता है, और जो नॉलेज मिली है उससे रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है, इसीलिए इसको अप्लाइड साइंस कहते हैं। एप्लीकेशन है ना, हमने नॉलेज तो इकट्ठी कर ली, अगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं है, तो फायदा क्या। अब हमने नॉलेज इकट्ठी की कि एम्प्लॉय को मोटिवेट किस तरह से किया जा सकता है, अब उस नॉलेज का इस्तेमाल हमने किया अपने ऑर्गेनाइजेशन की मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज को बनाने में। नॉर्मेटिव साइंस ये एक आपको नॉर्म्स या एक तरीका बताता है जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। जैसे आपको एक समझ में आया कि अगर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आप दे रहे हो तो उससे मोटिवेशन मिल रहा है, तो जब आपको फील हो कि पर्टिकुलर कोई एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड फील कर रहा है तो उसको आप वो रिवॉर्ड दे सकते हो। तो आपने एक बिहेवियर को मैनेज कर लिया, वो मोटिवेटेड फील करेगा और अच्छे से काम करना शुरू करेगा। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पूरे में हम स्टडी क्या कर रहे हैं, ह्यूमन ह्यूमन बीइंग को।
तो यहाँ सेंटर ऑफ स्टडी ह्यूमन बीइंग है, उसका पोटेंशियल, उसका वेल बीइंग, सारी चीजों का, सारे डिसीजंस का सेंटर पॉइंट ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए इसको ह्यूमनिस्टिक इन अप्रोच भी कहते हैं। और एक पॉइंट जो कहता है, लास्ट पॉइंट, टोटल सिस्टम अप्रोच, ये इंडिविजुअल को अलग नहीं समझता, ये ग्रुप को अलग नहीं समझता, ये ऐसा नहीं मानता कि ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल या ग्रुप से अलग है, ये तीनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही मानता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। इंडिविजुअल अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो उसका इफेक्ट ग्रुप्स पे आएगा। जैसे अगर क्रिकेट टीम में बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, बॉलर ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो दूसरे लोगों पर, जैसे बैट्समैन या फील्डर्स, उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और जब वो एज अ ग्रुप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी क्रिकेट टीम और उससे रिलेटेड लोगों के ऊपर इफेक्ट आएगा, हो सकता है वो मैच न जीत पाए। तो ये था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इंट्रोडक्शन, कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, क्या उसका नेचर है, और क्या अलग अलग एस्पेक्ट हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटीज एंड challenges for organizational behavior in next video. Till then, bye bye. Stay safe, stay blessed. Like, share, and subscribe. Thank you.